तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग से हम क्या समझते हैं और डीएनए पैकेजिंग की ज़रूरत सेल में क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो पहले तो ये समझते हैं कि डीएनए पैकेजिंग का मतलब क्या है। पैकेजिंग का मतलब किसी चीज़ को कॉम्पैक्ट करना, उसके साइज़ को रिड्यूस करना, उसको मल्टीपल टाइम्स अगर हम किसी चीज़ को फोल्ड कर दें तो उसका साइज़ क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए का सिंपल सा मतलब है जो टोटल डीएनए की लेंथ है उसको फोल्ड करके कॉम्पैक्ट करना, रिड्यूस करना है। अब डीएनए की लेंथ को रिड्यूस करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि डीएनए एक बहुत बड़ा पॉलीमर है। डीएनए का साइज़ पूरे सेल के साइज़ से भी कई गुना ज़्यादा होता है। जैसा कि हमने बताया था कि डीएनए की टोटल लेंथ निकालनी हो अगर हमें किसी भी सेल में, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर। उस डीएनए में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं और उसे मल्टीप्लाई कर दो 0.34 नैनोमीटर, क्योंकि दो बेस पेयर के बीच में जो गैप आता है या डिस्टेंस आता है वो 0.34 नैनोमीटर है। तो इस तरह से आप टोटल लेंथ किसी भी डीएनए की निकाल सकते हैं। अगर ये सेम फॉर्मूला हम ह्यूमन सेल पर लगाएं, ह्यूमन डीएनए पर लगाएं, तो देखते हैं टोटल लेंथ डीएनए की कितनी आती है। ह्यूमंस का अगर हम डिप्लॉइड सेल लें, डिप्लॉइड सेल यानी कि एक ऐसा सेल जिसमें जीनोम की टोटल 2 कॉपीज़ प्रेजेंट हैं। हमारे डिप्लॉइड सेल के अंदर में जो टोटल बेस पेयर होते हैं वो 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ बेस पेयर, और हर दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर। जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पर डीएनए की टोटल लेंथ आएगी 2.2 मीटर्स। तो आप सोचिए हमारे डिप्लॉइड सेल में डीएनए की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर्स, 2 मीटर। और सेल का साइज़ कितना होता है? अगर हम पूरे सेल का भी साइज़ देखें तो माइक्रोमीटर साइज़ में सेल का साइज़ उस रेंज में होता है। तो कितने गुने बड़ा हमारा डीएनए है एज़ कम्पेयर टू सेल के साइज़ के। फिर डीएनए तो हमारा जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होना है। न्यूक्लियस हमारे सेल से भी छोटा होता है। तो इतने बड़े डीएनए को अगर हमें छोटे से न्यूक्लियस में स्टोर करना हो तो उसके लिए पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही। हम इसी तरह से हमारे जो हैप्लॉइड सेल होता है, ह्यूमंस का जो हैप्लॉइड सेल होता है, मतलब ऐसा सेल जिसके पास जीनोम की सिंगल कॉपी हो, उसका भी टोटल डीएनए लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम हैप्लॉइड सेल की बात करेंगे तो वहाँ पे जो डीएनए लेंथ आएगी वो इसकी हाफ आएगी, मतलब 1.1 मीटर्स। तो ये भी बहुत बड़ी है। तो हमें पैकेजिंग करने की ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे यूकैरियोट्स हैं या फिर जो ह्यूमंस के सेल हैं इनके अंदर ही पैकेजिंग की ज़रूरत है। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, ई कोलाई की सेल की बात करें, तो वहाँ पर भी डीएनए का साइज़ सेल के साइज़ के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा आता है। भले से ई कोलाई का जो डीएनए है वो हमारे डीएनए से छोटा रहेगा, लेकिन फिर भी उसका डीएनए भी सेल के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा रहेगा। जैसे अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई के जो डीएनए होता है उसके पास में 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर, टोटल बेस पेयर होते हैं। और इसको अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो टोटल लेंथ आएगी 1.36 मिलीमीटर्स। ये भी सेल के साइज़ से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेल का साइज़ माइक्रोमीटर रेंज में होता है। ठीक है, तो टिपिकल सेल या फिर न्यूक्लियस की बात करें तो वो माइक्रोमीटर रेंज में रहता है। अब डीएनए पैकेजिंग करना ज़रूरी है, उसका साइज़ रिड्यूस करना ज़रूरी है, बट साइज़ रिड्यूस करने के लिए आप क्या मेथड इस्तेमाल करोगे? कैसे हम उसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं? किसी भी चीज़ का साइज़ रिड्यूस करना है तो सबसे बेटर है उसको फोल्ड कर दीजिए उसके ऊपर। जैसे हमारे पास में बहुत सारे कपड़े होते हैं, वो पूरे घर को घेर लेते हैं, इतना पूरे फैले हुए हैं, तो हम उनको कॉम्पैक्ट करने के लिए या फिर उनको कम स्पेस में पटकने के लिए क्या करते हैं? उनकी फोल्डिंग कर देते हैं। इसी तरह से हम डीएनए की भी क्या करने वाले हैं? फोल्डिंग करने वाले हैं। अब डीएनए की जो फोल्डिंग होती है हमारे सेल में, उसके अंदर एक बहुत स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, चार्ज मैकेनिज्म। डीएनए के ऊपर में किस तरह का चार्ज होता है? डीएनए के ऊपर में चार्ज है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि डीएनए के पास में फॉस्फेट ग्रुप होता है। जब हमने इसका न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखा था तो वहाँ पे बताया था कि डीएनए के पास, हर न्यूक्लियोटाइड के पास में फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से पूरे डीएनए के ऊपर में भी एक नेगेटिव चार्ज आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देगा। अगर इस नेगेटिवली चार्ज्ड पॉलीमर को हमें पैक करना हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है या सबसे ईजी है
पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, तो हमारा सेल यही मैकेनिज्म यूज़ करता है। कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स की मदद से उसके ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं उनकी मदद से डीएनए की फोल्डिंग कर देता है, और इसी को बोलते हैं हम डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग के लिए जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स का इस्तेमाल होता है वो प्रोकैरियोट्स में अलग तरह के प्रोटीन्स हैं और यूकैरियोट्स में अलग तरह के प्रोटीन्स हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो पैकेजिंग है वो बहुत टाइट पैकेजिंग नहीं चाहिए। प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है वो कंपैरेटिवली यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में छोटा होता है, और वो साइटोप्लाज्म में नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो किसी न्यूक्लियस में बाउंड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। उसके ऊपर में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, तो इसीलिए इनका पैकेजिंग उतना टाइट पैकेजिंग यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स का डीएनए बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर ज़्यादा टाइट पैकेजिंग या ज़्यादा कॉम्पैक्ट पैकेजिंग देखने को मिलेगी। क्या डिफरेंस है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट की पैकेजिंग में और उनके प्रोटीन्स में, एक एक करके हम देखेंगे। पहले प्रोकैरियोट में डीएनए की पैकेजिंग या फिर बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की पैकेजिंग समझते हैं। बैक्टीरिया के अंदर में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स यूज़ किए जाते हैं फॉर डीएनए पैकेजिंग उनका नाम है पॉलीअमीन्स। पॉलीअमीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स का एक ग्रुप है, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं ये क्लस्टर होकर के एक जगह पर क्लस्टर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर इस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, ये जो हमने येलो कलर से बनाया, ये क्लस्टर हो गए। अब बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो किस टाइप का होता है? सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड बट सर्कुलर डीएनए। ये जो सर्कुलर डीएनए है ये इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉलीअमीन प्रोटीन के ऊपर लूप्स का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से बहुत सारे लूप्स का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब ऐसे आकर के इस फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो डीएनए है इसका कुछ पोर्शन इस प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ पोर्शन खुला हुआ है। तो जो पोर्शन खुला हुआ है वो ओपन लूप्स बना देगा, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट शेप के लूप बना देगा, और ये वाला पोर्शन जो है ये प्रोटीन के साथ में अटैच्ड फॉर्म में चिपका हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यही जो लूप्स वाला स्ट्रक्चर है, इसी फॉर्म में बैक्टीरिया का डीएनए नॉर्मली साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, और इसी को हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोइड। इसी फॉर्म ऑफ डीएनए को हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोइड। इसके ऊपर में कोई भी मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होती। तो यहाँ पर सिंपल टाइप की पैकेजिंग है, बहुत टाइट पैकेजिंग देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। जो यूकैरियोट के अंदर डीएनए पैकेजिंग है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, उसमें ज़्यादा तरह के प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग वहाँ पर देखने को मिलेगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है डीएनए में जो प्रोटीन है वो एक तो लीनियर होता है, मतलब वो सर्कुलर ना होकर के कैसे होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड लीनियर फॉर्म में, कुछ इस तरह के। ये देखिए, ये लीनियर फॉर्म ऑफ डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड, तो इस तरह का। और बैक्टीरिया के कंपैरिजन में इनका साइज़ भी ज़्यादा होता है, इनकी लेंथ भी ज़्यादा होती है बैक्टीरियल डीएनए के कंपैरिजन में। अब इतने लॉन्ग डीएनए पॉलीमर को अगर पैकेज करना है तो वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है जिनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, इनके ऊपर में भर भर के पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कैसे आता है उसकी बात हम आगे करेंगे जब हम हिस्टोन का स्ट्रक्चर और इनके टाइप्स देखेंगे। लेकिन अभी आपके बस इतना समझना है कि जब भी हिस्टोन के साथ हमारा डीएनए कंबाइन होता है और कंबाइन होकर के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के धागे या फिर डीएनए पैकेज होकर के क्रोमैटिन के धागे बनाता है जब ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाता है तब। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है कि क्रोमैटिन होता क्या है। अब क्रोमैटिन कैसे अल्टीमेटली बनता है, इसका टोटल जो मैकेनिज्म है क्रोमैटिन फॉर्मेशन का, पहले वो समझते हैं। तो उसके लिए हमें हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हिस्टोन जो प्रोटीन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के साथ में ये प्रोटीन बनाया है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स क्यों हैं, इनके ऊपर में क्यों पॉजिटिव चार्ज है? प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन बना होता है इंडिविजुअल अमीनो एसिड। कोई भी प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। किस टाइप के अमीनो एसिड एक प्रोटीन में पाए जाते हैं वही डिसाइड करता है कि उसके ऊपर किस तरह का चार्ज होगा, क्या पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा या फिर वो न्यूट्रल होगा। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर में
बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ऐसे अमीनो एसिड जो बेसिक नेचर के होते हैं, जिनके ऊपर NH3 ग्रुप अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऐसे अमीनो एसिड में आते हैं लाइसीन और आर्जिनिन। तो हिस्टोन प्रोटीन में भर भर के क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसीन अमीनो एसिड और आर्जिनिन अमीनो एसिड। अब लाइसीन और आर्जिनिन के ऊपर में ये NH3 पॉजिटिव ग्रुप्स हैं, जिनकी वजह से इनके ऊपर ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये भी हमारे टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। एक है H1, H2A और H2B। तो H2 के 2 टाइप्स होते हैं, H2A एंड H2B। फिर H3 और H4। तो यहाँ पर टोटल 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए। ये पांचों मिल करके क्रोमैटिन फॉर्मेशन या DNA पैकेजिंग में मदद करते हैं। अब ये पैकेजिंग में कैसे, किस हिस्टोन का क्या रोल है, ये समझना है हमें। तो ये 4 हिस्टोन्स हैं जो हमने ये नीचे लिखे हैं, H2A, H2B, H3, H4। ये चारों हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं 2-2 सब यूनिट की फॉर्म में। मतलब 2 सब यूनिट H2A की, 2 सब यूनिट H2B की, 2 सब यूनिट H3 की, 2 सब यूनिट H4 की। इन सब की कितनी सब यूनिट आ जाती है, इन सब की 2-2 सब यूनिट आकर के आपस में क्लस्टर कर जाती है। तो अगर सबकी 2-2 यहाँ पर सब यूनिट आ गई इन चारों की, तो टोटल हिस्टोन प्रोटीन्स कितने हो गए यहाँ पर, 8 हिस्टोन प्रोटीन। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन आपस में एक क्लस्टर बना लेते हैं, एक ग्रुपिंग कर लेते हैं। और जो क्लस्टर वहाँ पर फाइनली बनता है उसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, कोर। हिस्टोन यानी हिस्टोन प्रोटीन है, ऑक्टामर यानी 8 प्रोटीन यहाँ पर टोटल प्रेजेंट है, और कोर यानी कि जो क्रोमैटिन हम पढ़ेंगे उसका एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट कोर पार्ट कौन बनाएगा, ये हिस्टोन ऑक्टामर। 8 हिस्टोन इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बनाएंगे। ये 8 हिस्टोन, 1 हिस्टोन, 2 हिस्टोन, 3 हिस्टोन, 4 हिस्टोन, 5, 6, 7 और 8। इन 8 हिस्टोन के ऊपर में किसको रैप किया जाता है, इन 8 हिस्टोन के ऊपर में DNA को रैप किया जाता है। DNA जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, इसको हम हिस्टोन की जो ऑक्टामर है इसके ऊपर इस तरह से लपेट देते हैं। क्योंकि DNA नेगेटिवली चार्ज्ड है, हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ईजिली DNA हमारा इसके ऊपर में इस तरह से चिपक जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अपोजिंग चार्ज के 2 मॉलिक्यूल्स चिपकते हैं, उसी तरह से DNA और हिस्टोन भी आपस में चिपक जाते हैं। अब यहां पर हमारे 4 हिस्टोन प्रोटीन का काम आ गया, जिसमें हमने H2A, H2B, H3 और H4 का काम बता दिया। लास्ट हिस्टोन है H1 हिस्टोन। अब इस H1 हिस्टोन का काम क्या है, H1 हिस्टोन का काम होता है जो ये DNA पैकेजिंग हुई है इसको स्टेबलाइज करना। जो हमने इसके ऊपर में DNA को लपेटा है ये कभी भी लूज ना हो जाए, उसके लिए एज अ, आप बोल सकते हो एज अ नॉट की तरह या फिर एज अ गांठ की तरह, यहाँ पर H1 पिन की तरह या फिर पिन का काम करती है ये H1 हिस्टोन। जैसे मान लीजिए हमने एक थैली बनाई, थैली को हमने बंद करने के लिए ऊपर से एक पिन लगा दी, तो ये H1 हिस्टोन का क्या काम है, H1 हिस्टोन का काम है पिन का काम करना, ताकि DNA कभी भी इस हिस्टोन ऑक्टामर से लूज ना हो जाए। तो ये हमारा एक हिस्टोन ऑक्टामर और यहाँ पे इसके ऊपर DNA इस तरह से रैप हो गया। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, जहाँ पे हमारे पास हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर में ये DNA रैप्ड है, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियोसोम। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बुलाते हैं, एक न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम में कितने कंपोनेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन का ऑक्टामर होता है, जो कोर पार्ट है हिस्टोन का ऑक्टामर। फिर हिस्टोन के ऑक्टामर पे क्या रैप्ड है, DNA, और ऑक्टामर प्लस DNA मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो एक सब यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है। इनके बीच में जो DNA है, ये वाला DNA जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिंकर DNA। तो इसको हम टोटल क्या बोलते हैं, लिंकर DNA कह करके इसको बुलाया जाता है। अब हमें समझना है कि DNA के कितने बेस पेयर या फिर DNA का कितना लेंथ इस हिस्टोन ऑक्टामर पर इस तरह से लपेटा हुआ है,
और डीएनए का कितना लेंथ, ये जो लिंकर डीएनए की फॉर्म में है ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है। इसकी मदद से हम ये कंपेयर कर पाएंगे कि एक न्यूक्लियोसोम के स्टार्टिंग से दूसरे न्यूक्लियोसोम की स्टार्टिंग पे कितना बेस पेयर का डिस्टेंस होता है। एक न्यूक्लियोसोम की स्टार्टिंग से दूसरे न्यूक्लियोसोम की स्टार्टिंग तक कितना डिस्टेंस या कितना डीएनए बेस पेयर प्रेजेंट होता है। तो हमेशा याद रखना कि एक न्यूक्लियोसोम पर जो डीएनए की रैपिंग होती है वो कितनी बार होती है, 1.67 टर्न्स, मतलब एक बार और प्लस 0.67 मतलब आधी बार और टर्न करता है। 1.5 बार के अराउंड डीएनए जो है वो ऑक्टामर के अराउंड रैप किया जाता है। अब इतने टर्न में, या फिर अगर इसकी डीएनए की लेंथ की बात करें तो डीएनए की जो लेंथ होती है हिस्टोन ऑक्टामर में न्यूक्लियोसोम में वो आती है 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो टोटल लेंथ कितनी आती है यहाँ पर, 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए। ये हो गई ये वाली लेंथ जो न्यूक्लियोसोम का पार्ट है। इसके बाद में लिंकर डीएनए का लेंथ कितना होता है, लिंकर डीएनए का लेंथ 40 से 60 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कुछ होता है। तो यहाँ पे 40 से 60 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच में कुछ किसका साइज होता है, लिंकर का। न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए, 147, और यहाँ पे 40 से 60 बेस पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर हम एक न्यूक्लियोसोम की स्टार्टिंग से दूसरे न्यूक्लियोसोम की स्टार्टिंग तक टोटल डीएनए की लेंथ देखेंगे तो वो कितना आएगा, 200 बेस पेयर। तो हमारा एक न्यूक्लियोसोम के और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो कितने बेस पेयर का होता है, या कितनी लेंथ डीएनए की होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर टोटल लेंथ आती है डीएनए की 200 बेस पेयर। तो हमेशा दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डिस्टेंस है डीएनए का वो 200 बेस पेयर का है। अब क्योंकि हमारा जो सारा का सारा डीएनए है वो इसी फॉर्म में न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे एक और न्यूक्लियोसोम, फिर आगे चल के एक और न्यूक्लियोसोम, फिर उसके आगे चल के एक और न्यूक्लियोसोम, तो इस तरह से न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में हमारा डीएनए पैकेज्ड है। जब हम पूरे क्रोमैटिन थ्रेड को, ये जो पूरा थ्रेड बनता है, ये जो पूरा डीएनए बनता है इस तरह से, ये आफ्टर पैकेजिंग ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन, तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। इसको हम क्या बुलाते हैं, क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन का फाइबर है या फिर क्रोमैटिन का थ्रेड है, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देगा। इसको देखने के लिए किसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। जब भी आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मोती जैसे सर्कुलर यूनिट्स हैं जो कि न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंकर डीएनए प्रेजेंट है। ये क्या है, लिंकर डीएनए। तो अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे तो क्या ये मोतियों की माला जैसा दिखाई दे रहा है, और इसी को समझाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टर्म बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। तो जो क्रोमैटिन है उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स यानी मोती, स्ट्रिंग मतलब धागा। एक सिंगल धागे पे बहुत सारे मोती जैसे प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से कई सारे बीड्स एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे दिखाई पड़ते हैं। अब आती है बात कि किसी भी डीएनए में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम अगर आप किसी भी यूकैरियोटिक सेल में कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आपको दिए हुए हैं उसको ऊपर लिख दीजिए न्यूमरेटर में, और उसको डिवाइड कर दीजिए 200 से, क्योंकि 200 बेस पेयर का एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में डिस्टेंस होता है इतना। तो अगर आप इससे डिवाइड कर देंगे टोटल डीएनए को, तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम एक पूरे के पूरे यूकैरियोटिक डीएनए में कितना प्रेजेंट है। तो इससे आप टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इजीली निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो क्रोमैटिन फाइबर होता है, जो एक कंप्लीट क्रोमैटिन फाइबर है। मान लीजिए एक क्रोमैटिन फाइबर है कंप्लीट, इसमें जो डीएनए की पैकेजिंग होती है ना वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि डीएनए सेम लेवल की पैकेजिंग दिखाता है पूरे के पूरे क्रोमैटिन फाइबर में, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर डीएनए लूजली पैक्ड होता है, जैसे कि ये वाला हमने पोर्शन बनाया है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आपने देखा है, ये दिख रहा होगा आपको कि हमने डीएनए को लूज दिखाया है, यहाँ पर लूज पैकिंग ही हो रही है, जबकि यहाँ पर क्या है, टाइट पैकेजिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग हो रही है। फिर से यहाँ पे लूज पैकेजिंग हो रही है, फिर यहाँ पे टाइट पैकेजिंग हो रही है।
इस तरह से ऑल्टरनेटिवली कुछ जगहों पे बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग है, टाइट पैकेजिंग है, जबकि कुछ ऐसे रीजन भी है जहाँ पर डीएनए लूज पैकेजिंग शो करता है। इन दोनों डीएनए को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये क्रोमैटिन के अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एक है यूक्रोमैटिन और एक है हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन ऐसा क्रोमैटिन रीजन है जहाँ पे डीएनए लूजली पैक्ड है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? लूजली पैक्ड डीएनए। वहीं पर अगर हम बात करें हेटेरोक्रोमैटिन की, तो हेटेरोक्रोमैटिन में जो डीएनए पैकेजिंग है वो बहुत टाइट डीएनए पैकेजिंग है। डीएनए बहुत ही टाइटली यहाँ पर पैकेज्ड रहेगा। क्योंकि डीएनए पैकेजिंग यहाँ पर लूज है, डीएनए फाइबर्स लूजली अरेंज्ड हैं, तो जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं, डीएनए को स्टेन करते हैं, कलर करते हैं, तो ऐसा रीजन जहाँ पे डीएनए लूज पैकिंग है वहाँ पर लाइट स्टेन जाता है, बहुत ही हल्का स्टेन या फिर लाइट कलर वहाँ पर सस्टेन होगा। जबकि अगर हम हेटेरोक्रोमैटिन रीजन की बात करें तो यहाँ पर डार्क स्टेनिंग होगी या फिर बहुत ही डार्क कलर यहाँ पे सस्टेन होगा, क्योंकि यहाँ क्रोमैटिन फाइबर्स जो थ्रेड हैं वो बहुत पास पास कॉम्पैक्टली प्रेजेंट हैं। जो लूजली पैक्ड डीएनए होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू टाइटली पैक्ड डीएनए, क्योंकि जो लूजली पैक्ड होगा उसको ओपन करके उसको वापस से खोल कर उससे कुछ फंक्शन कराना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू टाइटली पैक्ड डीएनए। तो जो लूजली पैक्ड डीएनए होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और ज़्यादा एक्टिव का मतलब है वो आरएनए का ज़्यादा सिंथेसिस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आरएनए सिंथेसाइज करेगा। जबकि अगर हम हेटेरोक्रोमैटिन की बात करें तो ये लेस एक्टिव होता है, कम आरएनए बनाता है या फिर आरएनए नहीं बनाता। तो या तो लेस एक्टिव रहेगा या तो एक्टिव नहीं रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। अब ये बात हो गई क्रोमैटिन की। हमारा जो डीएनए है वो नॉर्मल स्टेज में क्रोमैटिन की फॉर्म में दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर कभी भी हमारा सेल जब डिवीजन फेज में एंटर करता है, जब भी हमारा सेल डिवीजन करने जाता है, चाहे माइटोसिस डिवीजन या फिर मियोसिस डिवीजन, यहाँ पे हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के अंदर में जब वो डिवीजन शो करता है तो वहाँ पे वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। जो क्रोमैटिन की फॉर्म में धागे प्रेजेंट थे अभी डीएनए के, वो अब और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, और ज़्यादा पैक हो जाएंगे टाइटली, और पैकेजिंग होने के बाद में डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पर्टिकुलरली अगर हम मेटाफेज की बात करें, मेटाफेज वो स्टेज है जहाँ पर मैक्सिमम क्रोमोसोमल कंडेंसेशन देखने को मिलता है। तो अगर मेटाफेज की बात करें सेल डिवीजन में, तो वहाँ पे हमारा जो क्रोमैटिन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? इस तरह के क्रोमोसोम में। अब क्रोमोसोम में क्रोमैटिन को कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिनको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो ऐसे प्रोटीन्स जो क्रोमैटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स या फिर NHC प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स या फिर NHC प्रोटीन्स। और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम है ये डीएनए का सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म होता है, मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये क्या है? डीएनए का सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म है, और ये हमें दिखाई पड़ेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन फेज।